So hello students, here I am with the solutions of JEE Advanced Paper 2 2021 Section 2, that is numeric type problems we will be discussing right now. और proceed करने से पहले I'd like to tell you about the ChemIIT app. आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अभी, और अपनी सीरियस जेई एडवांस प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, आप 25 एस्पायरेंट्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत सुटेबल टाइम है। आप बहुत भटक लिए, इधर उधर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, आप 11th आपने कर लिया है और आपको समझ आ रही है कि नहीं हुई है ढंग से, आप बिल्कुल इधर आइए। कम समय में बहुत प्रोडक्टिव पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर जाएंगे, अच्छे रैंक लेकर जाएंगे जेई एडवांस में। ठीक है, दीज आर द कोर्सेज दैट वी ऑफर। कोर्सेज जो हैं वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इस तरह से डिवाइडेड है। 11th 12th ऐसा नहीं है, पूरी फिजिकल 11th 12th की, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक इस तरह से डिवाइडेड है। और सभी में बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्यूशंस के साथ अपलोडेड मिलेंगे सेपरेटली, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के नाम पे, आप अगर कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। अभी मैं बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 120-125 सॉलिड एडवांस के प्रॉब्लम्स अपलोड हो चुके हैं, और अभी इस महीने और नेक्स्ट महीने बहुत सारे क्वेश्चंस और अपलोड होंगे। मैं 24 वालों के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल 120 क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं, और वो 120 क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन एडवांस प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्गेनिक में भी लगभग 150 क्वेश्चंस के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, और इनऑर्गेनिक अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं बट अभी हो जाएंगे। लगभग 50-60 क्वेश्चंस ही हुए हैं अभी इसमें अपलोड, अभी हो जाएंगे। वी आर टारगेटिंग 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स फॉर 2024 एस्पायरेंट्स। और अगर आप 25 वाले बच्चे हैं तो फिर आपको ये नंबर और बढ़ के मिलेगा, काफ़ी बढ़ के मिलेगा। और इसके बाद आपको कोई भी बुक, कोई भी मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करिए और PYQs करिए। इस बात को मेरी मान लीजिए, आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी 24 वाले बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, आप ये करिए, PYQs करिए, समय बच रहा है, रियल जेई एडवांस सीरीज करिए। उसके अलावा कुछ नहीं करना है केमिस्ट्री में, सब कुछ हो जाएगा, बहुत डिटेल में करा हुआ है। लेकिन हाँ, गिवन दैट सिर्फ क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी, तब की बात हो रही है। ओके, तो बिल्कुल आप समय अब और बर्बाद ना करें और सिंसियर प्रिपरेशन में जुट जाएं हमारे साथ। चलिए, तो हम पेपर शुरू करते हैं करना। 2021 का सेकंड पेपर, सेक्शन 2। सो दिस इज द न्यूमेरिक टाइप प्रॉब्लम्स। थोड़े कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे पूछा गया था इसको, अच्छा था ये। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन स्टेम एंड क्वेश्चन 7th और क्वेश्चन 8th, ये दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन स्टेम में आ रहे हैं। चलिए, ये क्या हो गया, वेट वेट वेट, ओके। So this says at 298 Kelvin, the limiting molar conductivity of a weak monobasic acid is given. That is lambda m degree is given. It is given out to be 4 into 10 की power 2. And for an aqueous solution of acid, degree of dissociation is alpha. Alpha is degree of dissociation. And molar conductivity is lambda m. At given concentration, it is y into 10 की power of 2. ये शुरू में बताया गया है, गिवन कंडीशन में ये मोलर कंडक्टिविटी है। अब आगे कुछ ऐसा बता रहा है कि व्हेन इट इज डाइल्यूटेड 20 टाइम्स, अगर इसकी 20 टाइम्स डाइल्यूशन कर दी जाए, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूटिंग, लैम्डा एम 2 लिख दे रहा हूं मैं, चलो इसको, ये लैम्डा एम 1 था, ये लैम्डा एम 2 लिख दे रहा हूं मैं। इट इज 3y into 10 की पावर ऑफ 2। अच्छा,
ये 3y इंटू 10 की पावर 2 है। तो अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं, देखो पहला तरीका क्या है, मैं आपको गलतियां भी बताऊंगा जो इसमें अप्रोच में बच्चे करते हैं। एक चीज तो काफी क्लियर है इसमें, ऑल्दो वो शायद शुरुआत में बच्चों के दिमाग में ना आए, ये काफी क्लियर कट दिख रहा है कि ये 3 गुना हो गया है। और कंडक्टिविटी एडिटिव होता है, जितने आयंस बढ़ते जाएंगे एडिटिव हिसाब से कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, पता होगा ये आपको। ये अगर 3 गुना हो रहा है मतलब आयंस भी 3 गुना हो गए होंगे, मतलब आयंस भी 3 गुना हो गए होंगे, इसका मतलब अल्फा भी थ्राइस हो गया होगा। मतलब इस सॉल्यूशन में अगर अल्फा अल्फा था तो इस सॉल्यूशन में अल्फा भी 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, ये लाइक दिस। और इसके बाद आप हो सकता है कुछ ऐसा करने लग जाओ, के ए का रिलेशन क्या है, के ए इज सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तो अप्रोक्सीमेटेड होता है, ये फॉर्मूला तो अप्रोक्सीमेटेड होता है, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता। आप अगर इसको लगाने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे गड़बड़ी आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। क्या गड़बड़ी आएगी, के तो हमेशा कांस्टेंट है, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा मैंने बता दिया 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अगर आप ये लगाओगे तो क्या मिलेगा पता है, C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो C1 क्या है, मैं ये मिस्टेक बता रहा हूं, और ये मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो समझ आ जाएगा कि इससे गलती हो रही है। C1 इज C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब C2 क्या हो गया, 20 गुना डाइल्यूट कर दिया है तो कंसंट्रेशन C/20 हो गई, इनटू अल्फा 2 हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर। अब आप अगर देखो तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कुछ अजीब सी बात आ रही है, 1 इज इक्वल टू 9/20 विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज रॉन्ग। तो जब आप ऐसे देखो तो अब आप क्या बोलोगे कि क्या, अरे यार ये तो सही था, ये तो सही था, ये कैसा आ रहा है। अरे नहीं भाई वो सही नहीं था, ये तो अप्रोक्सीमेटेड था ना, ये फॉर्मूला तो अप्रोक्सीमेटेड था। ये तो तब होता था जब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, when अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 तब आप ये लगाते थे। यहां आप ऐसा नहीं लगा सकते। सर कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, आप लगा के देखो, आप देखोगे कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है। तो इससे पता चला कि यार यहाँ अप्रोक्सीमेशन तो सही से वैलिड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन सही से वैलिड नहीं है। फिर आ जाओगे आप इधर, फिर आप इधर आ जाओगे और इसका जो मेन फॉर्मूला था उसके साथ काम करना पड़ेगा। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू C/20, अल्फा क्या हो गया अभी 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 3 अल्फा, ये आ रही है वैल्यू। इसमें आप देखेंगे तो सी कैंसिल हो रहा है, अल्फा स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, एंड नाउ वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। इक्वेशन में बना देता हूं, इक्वेशन में थोड़ी बना देता हूं, क्या मिल रही है इक्वेशन, तो इक्वेशन मिल रही है ये 9 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60 अल्फा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है तो मैं करता हूं अभी। तो ये आ रहा है 51 अल्फा इज इक्वल्स टू 20 minus 1, that is 11. So alpha is coming out to be 11/51. Alpha is 11/51 and we need the decimal representation of it up to 2 decimal places. So 11/51 is actually 0.215, that is 0.22. It is 0.22 and yes, this is the range that we have here. So 0.22 is the correct answer, और ये रेंज में था, जो आंसर ऑफिशियल आंसर की मेरे पास है उसके हिसाब से ये रेंज में था, 0.22 इज करेक्ट हो गया। तो अल्फा आगे आप देख लीजिए बिल्कुल किस तरह से चला है हमने। ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, ये 3 गुना इसलिए इन्होंने दिया भी है, y तो 3y, वहां से भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, बट ठीक है कॉन्सेप्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, अब ये पूछ रहा है y की वैल्यू, y क्या है, अब y तो यही है मोलर कंडक्टिविटी। अब तो बहुत आसान हो गया, अल्फा मिल गया तो 0.22 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m डिग्री। अब आप पहले वाला केस ले लो, पहला वाला केस अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो पहले वाले केस में 0.22 इज इक्वल टू ये कितना है, लैम्डा m की वैल्यू थी
y इंटू 10 की पावर 2, यूनिट सेम है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, अपॉन लेमडा एम डिग्री क्या है 4 इंटू लेमडा एम डिग्री 4 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा ये कैंसिल, सो y इज एक्चुअली इक्वल टू 0.88, y is actually equal to 0.88, and yes, this is also within the range, so 0.22 and 0.88, these are the two possible answers. कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था बट अच्छा था। थोड़ा आपको के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर की जो आदत पड़ी हुई है वो आदत उतनी भी अच्छी नहीं है, खास करके जेई एडवांस के पेपर में थोड़ा सतर्क हो जाएं जब भी आप उस फॉर्मूले को यूज करें तो, ठीक है। चलिए, मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन उससे हो जाते हैं, ये देखा गया है, मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन उससे हो जाते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस के प्रॉब्लम्स में ना परेशानी होती है उससे। ये क्या हो गया? जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट यार। जस्ट वेट ना यार, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आप वीडियो स्किप कर थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। अब मैं फिर से तो रिकॉर्ड करने के मूड में हूं नहीं, या ही मैं इसको एडिट भी नहीं करवाना चाहता, तो आप थोड़ा सा आगे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये वाले आइकन्स गायब हो गए थे, ये आइकन्स गायब हो जाते हैं तो बैक नहीं हो पा रहा था मेरे से। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ टिन, रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ टिन with HCl quantitatively produced a salt, पता है तो ये बात तो पता है आपको क्या होता है इसमें? We actually have SN with HCl, क्या बनता है इससे? Yes, we know it is SnCl2, it is SnCl2, क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस्ड अ सॉल्ट। क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस कर रहा है मतलब पूरा यूज हो रहा है, कोई भी बच नहीं रहा है, चीजें क्वांटिटेटिव अमाउंट में ली गई हैं। एंड द इंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स विथ y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। वाओ, ये y ग्राम नाइट्रोबेंजीन के साथ यूज हो रहा है। SnCl2 अभी SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता होगा, और ये कुछ NH3 प्लस, क्योंकि HCl भी यहां पर पास में है, NH3 प्लस Cl माइनस और SnCl4 में कन्वर्ट होता है, ये बात आपको पता होगी। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बट मैं बता रहा हूं आपको बैलेंस, अगर आपको थोड़ा वो कॉन्सेप्ट पता है, जब मैंने नाइट्रोबेंजीन आपको पढ़ाया है, एक अलग से पूरा लेक्चर लिया मैंने नाइट्रोबेंजीन पे, याद होगा आपको। अब यहां पर देखो, रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN विथ HCl क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस्ड अ सॉल्ट,
ठीक है, इट क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस्ड अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट तो बन गया। अब इसको लिया गया था x ग्राम्स, ठीक है, ये x ग्राम्स लिया था, और इससे जितना भी सॉल्ट बना है उसको नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और फाइनली इट प्रोड्यूस्ड अ 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट, और यही ऑर्गेनिक सॉल्ट है, 1.29 ग्राम्स ये प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो 129 आएगा, ठीक है, ये मोलर मास इसका 129 आएगा। इसका मतलब ये बना है 0.01 मोल्स, अग्रीड, ये बना है 0.01 मोल्स। अब बात ये आती है कि ये 0.01 मोल बना, ठीक है, तो इसके लिए SnCl2 के कितने मोल्स यूज हुए होंगे, ये सवाल आता है। ये तो इतना बना, ठीक है, और ऐसा भी बताया गया है कि क्वांटिटेटिवली बन रहा है, रिएक्ट विथ y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के y ग्राम के साथ वो क्वांटिटेटिवली रिएक्ट कर रहा है, मतलब पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, जितना बना था पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, ऐसा बता रहा है HCl के प्रेजेंस में। अब आप याद होगा आपको, जब मैंने आपको बताया नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जाते हैं तो 6 नेसेंट H लगते हैं, याद आ रही है बात, 6 नेसेंट हाइड्रोजन्स लगते हैं। आप इसको बैलेंस करके भी कर सकते हो, बट 6 नेसेंट H लगते हैं, यहाँ पे थोड़ी रेडॉक्स बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। 6 नेसेंट H लगते हैं, याद आ रहा है, पहले वो नाइट्रो से 2H लेता है, फिर 2H लेता है, फिर 2H लेता है, और फिर अल्टीमेटली उसमें जाता है। तो 6 नेसेंट H के लिए आपको यहां से Sn+2 जब Sn+4 में जा रहा है तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है इसका 1 मोल, तो 6 नेसेंट H को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब 6 नेसेंट H को 6 इलेक्ट्रॉन को बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेसेंट H कैसे बन रहा है सर? अबे HCl का H+ है ना, यही तो इलेक्ट्रॉन लेकर नेसेंट H बन रहा है, यही तो इलेक्ट्रॉन लेके नेसेंट H बन रहा है। तो 6 नेसेंट H के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसके कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि ये थोड़ी ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट को मैं घुसा रहा हूं इसमें। ऑल्दो सिर्फ बैलेंसिंग से भी हो सकता है, हो जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है। आपको अगर नॉर्मल फिजिकल का मास्टर होगा तो वो बैलेंसिंग से करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है, बट अपन थोड़ा ऑर्गेनिक का तड़का लगा लेते हैं इसमें, है ना, अच्छी बात है। तो ये 6 नेसेंट H यूज हो रहा है, तो ये 3 मोल, तो 3 मोल चाहिए अगर ये 1 मोल बनाना है तो। बट यहां पर कितने मोल बने इसके, आप ये देखिए, ये स्टोइकियोमेट्री की बात करें, अगर यहां 1 है तो यहां 3 आएगा, ये चीज तो समझ आ गई, बाकी जो भी है उसको हमको नहीं देखना। अब आप देखो कि अगर ये 0.01 मोल बना है तो ये कितना यूज हुआ होगा? 3 गुना, दैट इज 0.03 मोल्स। जी हाँ, ये यूज हुआ होगा 0.03 मोल्स, इतना यूज हुआ होगा। क्या बात है। और ये बोला जा रहा है कि क्वांटिटेटिवली रिएक्ट करा है, तो अगर ये 0.03 मोल्स यूज हुआ है तो ये कितना यूज हुआ होगा? ये कितना यूज हुआ होगा? तो ये तो भाई 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, देख सकते हो आप, तो ये तो 0.01 मोल ही रिएक्ट करा होगा। तो अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, तो बेटा यहां से समझ आ रहा है कि ये बना है 0.03 मोल्स, क्योंकि ये यहां से जो बना वही रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट किया पता चल गया, तो कितना बना ये भी पता चल गया, इतने मोल्स ये बना है। अगर ये इतने मोल्स था तो ये तो बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करता है, तो Sn का कितना मोल रहा होगा? अगर ये 0.03 मोल बना है तो Sn का कितना मोल रहा होगा? 0.03 मोल्स। तो X का वेट कितना हो गया होगा? Sn का मास दिया है ना, कितना दिया हुआ है? 119। सो X इज एक्चुअली 119 इंटू 0.03, ये आपके X की वैल्यू है। दिस इज वैल्यू ऑफ X 119 इंटू 0.03, which is 3.57, एग्जैक्ट यही नंबर आएगा, 3.57 is our X, so X is 3.57, ये रिपोर्ट हो गया। अब Y चाहिए, अब Y के लिए इसका मोलर मास निकाल लो 0.01। अब नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास जो भी आएगा उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, शायद ये नाइट्रोबेंजीन 123 आएगा, ठीक है,
इसका मोलर मास 123 आएगी. 123 grams is the molar mass of this, and we have 0.01 moles of this. That means it should be 1.23 grams. 1.23 grams ये हो गया, और ये जो था ये हो गया आपका 3.57 grams. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंसिंग पे है, थोड़े बहुत रिएक्शंस के भी कॉन्सेप्ट चेक हो सकते हैं इसमें. चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is the last question of this section, I guess. Yes, it is the last question of the section, and this is from equivalent concept, I think. Yes, it is from equivalent concept. Sample 5.6 ग्राम का सैंपल है. इट कंटेन्स आयरन. ऐसा नहीं है कि पूरा आयरन है, बहुत जल्दी जल्दी में लगता है ना, अरे आयरन 0.1 मोल है, वो 56 5.6 ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सैंपल में आयरन है. अब सैंपल में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं. इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन कोल्ड डाइल्यूट HCl. प्रिपेयर अ 250 ml ऑफ सोल्यूशन. तो देखो बात को समझो, सैंपल लिया गया जिसमें आयरन है, और भी चीजें हैं बट आयरन है, और आयरन को, अब आयरन +2 है +3 है ये तो नहीं बताया है, कोई बात नहीं, देखते हैं. आयरन है ये बात मान लो, और लिखा भी हुआ है आगे, ओनली रिएक्ट्स विद Fe+2, मतलब इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, डाले जब होंगे उसको. Now titration of 25 ml of this solution requires 12.5 ml of this much molar KMnO4 to reach the end point. Number of moles of Fe+2 present in that solution. मान लो आयरन जो है वो Fe+2 के फॉर्म में ही है, बाकी क्योंकि और कुछ डेटाज नहीं है तो हम कुछ पता लगा नहीं सकते, तो आयरन Fe+2 के फॉर्म में ही है. ठीक है, Fe+2 के फॉर्म में है. अब ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, आपको सबको पता है एसिडिक मीडियम में जब ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये Fe+3 में जाता है, और KMnO4 Mn+2 में जाता है. ये सब एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ये सब एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और आपको इसका कुछ नहीं, इक्विवेलेंस इक्वेट कर देना है, दैट्स इट. तो बात ऐसी है कि ये शुरू में जब HCl में डिसॉल्व किया गया था तो ये 250 ml का सॉल्यूशन था, 250 ml का सॉल्यूशन था, और उसमें से निकाला गया सिर्फ 25 ml, सिर्फ 25 ml निकाला गया, जो फेरस है 25 ml निकाला गया. ऐसा बोल सकता हूं मैं, मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस बराबर मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe+2. यस ऑब्वियसली, एंड यू कैन सी दैट Fe+2 का n फैक्टर भी 1 है, और इसका n फैक्टर वेरी फेमस 5 है, +7 से +2 जा रहा है, उसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 5 है. चलो बहुत अच्छे. तो मिली इक्विवेलेंस क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम 12.5 ml multiplied by 0.03, 0.03 multiplied by 5, molarity into n factor is normality into volume in milliliters gives you milli equivalents, and it is equal to the milli equivalents of Fe+2. Since its n factor is 1, you can also call milli equivalent equal to millimoles. Yes, because n factor is 1. So millimoles के बराबर ये हो गया है, तो इससे तो इसके millimoles मिल गए डायरेक्ट. It is actually millimoles of Fe+2. अच्छा, millimoles मिल गए, वो 25 ml वाले में है ना, किसमें 25 ml सॉल्यूशन में कितने मिलीमोल है वो मिल गए. अब 250 ml में उसका 10 गुना मिलीमोल होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना मोल्स, ऐसा थोड़ी नहीं इधर मोल ज्यादा इधर कम है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. 25 ml में ये मिलीमोल्स हैं, तो 250 ml में मिलीमोल्स ऑफ Fe+2 कितने हो गए, इसमें 10 गुना है तो 10 इंटू कर दो, और क्या, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 0.03 इंटू 50, ऐसा कर दे, ये मिलीमोल्स हो गए. तो मोल्स कितने हो गए, क्योंकि फाइनली x निकालना है, और x क्या है, मोल्स ऑफ Fe+2 प्रेजेंट. तो मोल्स कितने हो गए भाई,
ये मिली मोल्स था, तो मोल्स हो गए 12.5 इंटू 0.03 इंटू 50 बाय 1000। अब ये कैलकुलेट करना आपका काम है। ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये 20 हो गया, सो इट इज समथिंग 12.5 इंटू 0.03 बाय 20 और 10 की पावर ऑफ -2 के फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है। मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। 12.5 इंटू 0.03 दिस डिवाइडेड बाय 20 इज 0.01875 ऐसी वैल्यू आ रही है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये बैठेगा 1.87, या फिर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.88 मान लो कुछ, ठीक है, क्लियर। तो ये मोल्स ही चाहिए था, तो x की वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल 10 की पावर -2 की तरह रिपोर्ट करना था, तो दिस इज 1.887 करा कोई बच्चा तो भी ठीक है, 88 कर दिया तो भी ठीक है, रेंज भी ठीक दी हुई है, कुछ भी कर दो, 1.88 मैं रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। आंसर जो गिवन है 1.87 से बीच से लेकर 1.88, ये पूरा रेंज दिया हुआ है फाइनल आंसर की में, तो सब सही है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू चाहिए। y क्या है? y एक्चुअली में ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ Fe+2 प्रेजेंट, कंसिडर कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ FeCl2, ठीक है, FeCl2 से ही फेरस आया है। द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल, अब आयरन कितना है, अब इसका वेट निकाल के परसेंटेज निकाल लो। अब 1.88 माना है आपने, अब आपने 1.88 माना है अगर, तो क्या करोगे, सपोज मैंने 1.88 माना है, ये मोल्स है, तो 1.88 इंटू आयरन इज 56 बाय 5.6 इंटू 100। मजे की बात तो ये है कि ये एक्चुअली में चाहिए आपको परसेंटेज बाय वेट, तो 5.6 और ये कुछ वैल्यू भी बन जा रही है 188, ऐसी बन रही है क्या, ना ना ना, ये तो मोल्स, वैल्यू ऑफ y, सो मास ऑफ Fe+2 कितना है 1.88, ये तो मास ही है ना यार, ये तो मास है, ये मोल्स x, अरे यार x थोड़े नहीं लेना है मुझे, ये मोल्स तो पूरा ही है ना यार, x इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आया था 0.1875 ऐसा आया था कुछ, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5.6, ये हुआ आयरन के मोल्स, वो मैं x जबरदस्ती ले रहा था, x मोल्स नहीं है, वो x इंटू 10 की पावर -2 मोल्स, तो ये मोल्स हुए आयरन के इंटू उसका एटॉमिक मास, तो ये मास हुआ आयरन का अपॉन ये मास हुआ सैंपल का, अब इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा आयरन का, दिस इज योर y की वैल्यू। मजे की बात तो ये है कि ये 10 हो रहा है और ये इंटू 1000, सो इंटू 1000 जब हमने किया, अरे यार ये 0.0 था यहाँ पे, है ना, 0.0 था, so it will be 18.75%, so I am reporting it as 18.75%, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो वैल्यू दी हुई है इन्होंने, रेंज वो दिया हुआ है 18.70 से लेकर 18.80, ये सभी आंसर सही है, ये सभी आंसर सही है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2 2021। अब मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन के सॉल्यूशन के साथ, दैट इज सेक्शन 3। और बिल्कुल एक बार फिर रिमाइंड करूंगा, ऐप आप ज़रूर इंस्टॉल करें, और कोर्सेज बहुत ही सॉलिड तरीके से डिज़ाइंड है, आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करें अगर आप 25 एस्पिरेंट है तो, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।